वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं एक नई सीरीज साइकोलॉजी की, जिसमें हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आज जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 विच इज़ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, जिससे बच्चों को काफ़ी डर भी लगता है। ये एक तरह से पूरी बायोलॉजी का एक चैप्टर है या एक यूनिट है जिसको हमको कवर करना है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी पूरी यूनिट के हर एक टॉपिक को कवर अप करूंगी यहीं पे। तो आप लोगों को अच्छे से सीखना है, समझना है। मेक श्योर कि आप यहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर करें सो दैट आप लोगों को पूरी यूनिट की हर एक कॉन्सेप्ट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, इन सब की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, चलते हैं आज की यूनिट की तरफ, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आपका पार्ट 1 है। सबसे पहले न्यूरॉन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इसी तरीके से हम आगे की साइड में गो थ्रू करेंगे हर एक चीज को। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें न्यूरॉन की, कि न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन से मिलकर के आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। तो ये सब चीजें क्या है थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर बात करेंगे गाइस, अच्छा, न्यूरॉन को स्टडी करने से पहले एक बार बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन से हैं, उनके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन से टॉपिक को आपको पिक करना है और कौन से टॉपिक को अगर आप थोड़ा कम भी पिक करेंगे तो आप लोगों का कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल, यहाँ पे मैंने इसका पूरा सिलेबस दिया है, देखिए ये आपकी यूनिट 4 बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, इसमें आप लोगों को ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, देखिए न्यूरॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके टाइप्स है ना, न्यूरल इंपल्स क्या होती है, और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक तो हम लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना ही है, जो कि मैं आज स्टार्ट भी करवानी हूँ आप लोगों का। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है, जिसको हमको मस्ट है करना ही करना है। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ आ रही। चलिए अब बात करते हैं सीएनएस और पीएनएस। ठीक है, सीएनएस और पीएनएस क्या होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, वेयर एज जो पीएनएस होता है आपका, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है, किसके अलावा, बॉडी और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से दो नर्वस सिस्टम होते हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी करना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आगे बात करेंगे। ठीक है, अब ये है ना फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स में अगर हम बात करें इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव की, तो ये कुछ आपकी नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स है, इनके एग्जाम्पल इनके बारे में एग्जाम में जरूर आता है। तो हम लोगों को यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक बनती है नॉन इन्वेजिव टेक्निक। तो आप लोग किस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, नॉन इन्वेजिव टेक्निक। ईजी, पीटी क्या है, एमआरआई क्या है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इनमें भी 3-4 गिनी चुने, एक तो पीटी, एक एमआरआई, ठीक है, एमआरआई, सीटी स्कैन। ठीक है, तो ये एफएमआरआई, ये 3-4 अगर आप लोगों ने कर ली तो ये मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है कौन सा, नॉन इन्वेजिव टेक्निक का सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे हम थोड़ा सा मस्कुलर एंड ग्लैंडर सिस्टम। देखिए ग्लैंडर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कौन से ग्लैंड्स है जिनमें से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और हार्मोन से रिलेटेड क्या क्या हार्मोन के क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शंस है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेटली हमको ग्लैंडर सिस्टम बहुत अच्छा है। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम क्या है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कितने टाइप्स की ग्लैंड है, हर एक ग्लैंड कौन सा हार्मोन जो सिक्रीट करती है, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। तो यस, आपको सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ग्लैंडर सिस्टम पे। ठीक है, किस पे ध्यान देना है, ग्लैंडर सिस्टम में। अगर आपने इतना कर लिया तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर। चलिए तो चलते हैं आगे की साइड में, हम बढ़ेंगे, न्यूरॉन की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं न्यूरॉन आप लोगों को यहाँ पे समझाऊं, इसके पार्ट समझाऊं। सबसे पहले आपका न्यूरॉन होता है क्या, ये समझेंगे। ठीक है,
आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को लाने और ले जाने का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, या एक पूरा का पूरा क्या बना होता है, एक पूरा का पूरा नेट बना होता है। किसका, आपके इसमें न्यूरॉन्स का, ठीक है। जो वो न्यूरॉन्स या वो सेल्स क्या करती है, वो एनवायरनमेंट से आपकी इंफॉर्मेशन को क्या करती है, लेती है और कहाँ तक पहुँचाती है, ब्रेन तक, और ब्रेन उसमें प्रोसेस करके फिर आपके बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, कमांड देता है एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में यानी कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी वर्क हो रहे हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, आपका ब्रीदिंग, आपका कुछ भी सेंसरी का सेंसर्स के थ्रू कितनी कोई भी इंफॉर्मेशन का आना, आपके ब्रेन का उस पर वर्क करना और दोबारा से फिर उसको भेज देना ताकि कुछ एक्शन लिया जा सके, ये सारा का सारा सिस्टम ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो कौन चला रहा है, वो नर्वस सिस्टम चला रहा है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम की जो आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो क्या करता है, आपका सारा का सारा बॉडी चलाने का काम करता है। नर्वस सिस्टम की जो सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है, ठीक है, यानी कि सबसे प्रमुख या मुख्य इकाई जो होती है, फंडामेंटल यूनिट जो होती है, वो फंडामेंटल यूनिट आपकी होती है न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन इज बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, किसकी, नर्वस सिस्टम की। क्लियर, बात समझ आई। अब ये न्यूरॉन जो है, ये न्यूरॉन करता क्या है, बना कैसे होता है, इसके कौन से पार्ट्स है, ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यहाँ पे समझ नहीं आता है तो पूरी की पूरी यूनिट डाउट में चलेगी, ठीक है, बात समझ आई। अब ये न्यूरॉन जो है बेसिकली ये कुछ इस तरीके का दिखता है, देखिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पे ये थोड़ी ये इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्लियर, तो ये कुछ इस तरीके का आपका न्यूरॉन दिखता है, ठीक है। ये क्या है, बेसिक यूनिट है किसकी, नर्वस सिस्टम की, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको न्यूरॉन क्या है ये समझना है। न्यूरॉन बेसिक यूनिट किसकी, नर्वस सिस्टम की, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन क्या है। सबसे पहली बात यह है कि इसमें कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं और उस पर्टिकुलर पार्ट का काम क्या होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है, देखिए गाइस, अभी के लिए आपको सिर्फ समझना है ABCD किसकी, न्यूरॉन की, कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर बात की जाए, ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। जो क्या करते हैं, ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, पूरा न्यूरॉन से बना हुआ एक जाल होता है। तो हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है, कनेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, लाने या ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम किसके, दूसरे न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम जो है वो आपका डेंड्राइट करता है। डेंड्राइट क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन से आपकी इंफॉर्मेशन को लेने का काम करता है, ठीक है, बात समझ आ गई। चल, तो ये डेंड्राइट होता है जो इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट जो कहता है, इसको बोलते हैं सोमा। क्या कहा जाता है, सोमा। सोमा यानी कि सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी कौन सा पार्ट होती है गाइस, सेल बॉडी सोमा, जिसमें अगर आपने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक अगर आपने सेल्स के बारे में पढ़ा है तो उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन सी चीजें आती है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसके अलावा गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सारी चीजें जिसके अंदर आती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीजें, इनको मिला करके क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनिल। और सोमा के अंदर सेल ऑर्गेनिल पाई जाते हैं, ठीक है। अब सेल ऑर्गेनिल और क्या होते हैं इसके बारे में हमको डिप डक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। आपको इतना ही जानना काफी है कि ये वाला पार्ट जो है इसको सेल बॉडी या सोमा कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको गाइस क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है।
क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। बीज का पार्ट न्यूक्लियस होता है जिसमें जीन से रिलेटेड पार्ट होता है। डन, क्लियर, ओके, बात समझ आई। चलिए अब ये वाला जो आपका सिस्टम दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, बिल्कुल लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली ये होता है आपका एक्सोन। क्या कहलाता है, एक्सोन। क्या कहलाता है, एक्सोन, ठीक है। अब एक्सोन को क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फैटी मटेरियल्स ने क्या कर रखा होता है, इसको प्रोटेक्ट कर रखा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ फैटी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, या फैटी सब्सटेंस होते हैं। ये फैटी सब्सटेंस क्या करते हैं, जब आपका न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है, इंफॉर्मेशन लेता है, तो वो इंफॉर्मेशन जो आपकी ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, किस तरह से ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के द्वारा ट्रांसफर होता है। अब वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो कहाँ पे होती है, वो आपके एक्सोन में ट्रांसमिट होने का, मतलब एक्सोन के थ्रू आगे बढ़ने का काम करती है। यानी कि जो आपकी इंफॉर्मेशन आती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में आती है और उसको आगे बढ़ाने का काम आपका मेनली कौन करता है, न्यूरॉन के अंदर, वो करता है एक्सोन, ठीक है। तो अब चूंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में आ रही है, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आगे से अच्छे से स्पीड अप हो और इधर उधर से उसका क्रैश ना हो दूसरे न्यूरॉन के साथ में, तो इसमें एक इंसुलेटर का काम करने के लिए एक शीट बनी होती है। ये वाला जो होता है एक प्रोटेक्टर होती है, ठीक है। इस प्रोटेक्टर लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं गाइस हम इसको, माइलिन शीथ, ठीक है। अब माइलिन शीथ क्या होती है इसको हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस जरूर करेंगे, क्लियर। अभी के लिए इसको आप आगे देखें कि आगे क्या होगा, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ आई होगी, ठीक है। चलते हैं आगे की साइड में। तो ये वाला जो पोर्शन होता है गाइस, ठीक है, ये होता है आप लोगों का, क्या होता है, ये है, इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन। और ये लास्ट वाला पॉइंट इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, जहां से इंफॉर्मेशन क्या होती है, नेक्स्ट न्यूरॉन को पास होगी। यानी कि ये एक न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से क्या होंगे, मिलेंगे, और फिर इंफॉर्मेशन का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो आपका एक्शन पोटेंशियल होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कि इंफॉर्मेशन में हमको प्राप्त होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो जो एक्शन पोटेंशियल की घटना होती है वो मेनली कहाँ होती है, एक्सोन में। और एक्सोन में भी कहाँ होती है, यहाँ पे बीच में। देखो ये तो हो गया आपका फैटी सब्सटेंस, यानी कि जो माइलिन शीथ है वो, और माइलिन शीथ क्या करती है, इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। अब जब वो इंसुलेटर का काम करती है, यानी कि वहां पे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, तो ये बीच में थोड़ा थोड़ा से खाली जगह होती है, ठीक है। तो ये जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं रोड ऑफ फ्रेनवियर, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इस तरीके से क्या होता है आपका एक्शन पोटेंशियल आगे की साइड में बढ़ता है, क्लियर। रोड ऑफ फ्रेनवियर पे, रोड ऑफ फ्रेनवियर वो खाली जगह होती है जहां पे माइलिन शीथ नहीं होती है, बीच बीच के गैप में माइलिन शीथ नहीं होती है, वो एरिया आपका रोड ऑफ फ्रेनवियर कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, रोड ऑफ फ्रेनवियर, ठीक है। क्या कहलाता है, रोड ऑफ फ्रेनवियर कहलाता है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब है ना मेनली इसको मेन डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए, है ना। अब इसके सारे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स को एक एक बार और हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्लियर। चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन विथ फंक्शंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी। मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ऊपर ऊपर समझाने की कोशिश करते हैं, अब थोड़ा सा और डीप डक करते हैं चीज़ों को और अच्छे से समझने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ये आपका पूरा न्यूरॉन है गाइज, ठीक है, बात समझ आई।
एक न्यूरॉन, ठीक है। और ये कैसा न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। जब बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे तो क्या होता है, ये मल्टीपल जगह से, मल्टीपल न्यूरॉन से क्या ले सकता है, इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स है बेसिकली, ये मल्टीपल न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, इसलिए एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, ये अभी आगे चल करके मैं डिस्कस करने वाली हूँ, अब बने रहिएगा मेरे साथ में, ठीक है। चलिए अब अगर हम आगे की साइड बात करते हैं गाइस, सबसे पहले अगर हम देखेंगे, देखो मैंने आपको बताया ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो होता है गाइस, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स है, ठीक है। बात सर, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर सेल। जो अदर न्यूरॉन्स होते हैं या अदर सेल्स होती है, उनसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कौन करते हैं, डेंड्राइट्स करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला जो पार्ट होता है, ये बीच वाला, ये पार्ट होता है आपका सेल बॉडी। इसी सेल बॉडी को हम क्या कहते हैं, सोमा। मैंने क्या बताया था आपको, इस सेल बॉडी को हम क्या भी कहते हैं, सोमा, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को बताई थी, ठीक है। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज एंड कीप द सेल फंक्शनल, ठीक है। सेल के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, क्लियर। एक और बात ये याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिल्स होते हैं। ऑर्गेनिल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है। इस तरह से सारी चीजें कहाँ पे होती है, सोमा में, यानी कि सेल बॉडी में, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पतली सी झिल्ली होती है ना, अगर आप लोगों को पता है, जो कि सेल को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन एक पतली सी झिल्ली होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे आपकी सेल बॉडी एक्सोन के साथ में, ये पूरा तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये क्या होता है, ये वाला पूरा, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, एक्सोन। क्या कहलाता है, एक्सोन। अब जब एक्सोन और सेल बॉडी के बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, एक्सोन किसके बीच का, एक्सोन और सेल बॉडी के बीच का जो छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन हिलक। क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलक। एक्सोन हिलक का काम क्या होता है, बेसिकली अलाउड करना एक्शन पोटेंशियल के लिए, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो आगे की साइड बढ़ेगी, यानी कि इंफॉर्मेशन आगे की ओर बढ़ेगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की। तो आपका एक्सोन हिलक क्या करता है, इस एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करना है नहीं करना है उसके लिए परमिशन देता है, ठीक है। कहाँ पे, सेल बॉडी का और एक्सोन के बीच का जो पार्ट होता है वो एक्सोन हिलक होता है, ठीक है। जनरेट्स इंपल्स इन द न्यूरॉन, है ना, मैंने बताया ना, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है इसको जनरेट करने का काम करता है। होगी या नहीं होगी, आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये सब एक्सोन हिलक का काम होता है, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। आगे चलेंगे, हम थोड़ा सा बात करेंगे इसके बारे में। देखो ये वाला जो गोल सा एरिया आपको दिख रहा है, ये गोल सा एरिया आपका क्या है, न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे न्यूरॉन को। पूरे न्यूरॉन का कंट्रोल जो है वो न्यूक्लियस के हाथ में होता है, केंद्रक जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एक्सोन की, तो मैंने आपको बोला था ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, पूरा ये ट्यूब वाला, ठीक है। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है, वो एक्सोन होता है। ये ट्रांसफर करता है सिग्नल को टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन्स, ठीक है। मैंने बोला था ना कि आपका एक्शन पोटेंशियल, यानी कि जो सिग्नल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सिग्नल्स है उनको आगे बढ़ाने का काम आपका मेन कौन करता है, न्यूरॉन के अंदर, वो करता है एक्सोन। कौन करता है, एक्सोन। डन। अब जब आगे की साइड बात करेंगे, तो मैंने आप लोगों को बताया था, अब यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये सब है आपकी माइलिन शीथ। क्या है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है बच्चों, मैंने आपको दो चीजें बताई है। एक चीज तो ये, माइलिन शीथ एक इंसुलेटर का काम करती है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में होती है, तो ये उस पूरी जो प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए माइलिन शीथ इंसुलेटर का काम करती है। जैसे अगर आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं एल्यूमिनियम के या किसी और मेटल के बने हुए, तो उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग होती है, ठीक है। वो प्लास्टिक की कोटिंग किसका काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। सिमिलर
सिमिलर उसी तरीके से आपके एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीथ है वो एक इंसुलेटर का काम करती है, ठीक है। और माइलिन शीथ कुछ इस तरीके से होती है कि इसके बीच में अगर आप यहाँ देखोगे, ये देखो ये वाला गैप दिख रहा है आप लोगों को, तो ये जो गैप होता है बेसिकली इस गैप को बोलते हैं रोड ऑफ फ्रेनवियर, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करती है, यहाँ से इस तरीके से आगे बढ़ने का काम करती है। तो न केवल आपकी माइलिन शीथ जो है वो एक्सोन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है इंसुलेटर की तरह, उसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है यानी जो आपका एक्शन पोटेंशियल होगा, उस एक्शन पोटेंशियल को स्पीड अप करने का काम भी कौन करती है, आपकी माइलिन शीथ के द्वारा होता है। नहीं, माइलिन शीथ खैर आपको ये याद रखना है, माइलिन शीथ को लेकर के ये इंसुलेटर का काम करती है, और आपको स्पीड अप करने का काम कौन करता है, रोड ऑफ फ्रेनवियर, ठीक है। ये देखो है ना, ये यहाँ से, ठीक है, क्लियर। वैसे बहुत बार माइलिन शीथ के इसमें भी आता है कि कहीं ना कहीं वो बूस्ट करने का काम करती है एक्शन पोटेंशियल को, क्योंकि वो बीच बीच में आ जाती है, तो बीच में जो जगह बचती है उसमें क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस क्या होती है, एकदम जंप करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है, क्लियर। होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। चलिए आगे की साइड हम बात करेंगे गाइस। चलिए चलिए तो अगर हम आगे बात करेंगे तो ये है लास्ट में आकर के हम देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रोड ऑफ रेनवियर मैंने आप लोगों को बता दी है, ये आपके डिफ्यूजन ऑफ आयंस का काम करते हैं। अब आयंस क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस जरूर करेंगे, आगे बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गई आपकी माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के बाद में आप लोगों को ये याद रखना है कि यहाँ पे इन्होंने श्वान सेल दे रखा है। अब श्वान सेल और कुछ नहीं होती, बेसिकली आपकी ग्लायल सेल्स होती है, जो क्या करती है, आपके एक्सोन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और माइलिन शीथ जो है इन्हीं से मिलकर बनी होती है। अभी श्वान सेल्स क्या होते हैं, ग्लायल सेल्स क्या होते हैं, ये अभी जस्ट आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप बने रहिए साथ में। इसके बाद में अगर बात करेंगे लास्ट वाला पोर्शन जो होता है किसी न्यूरॉन का, वो होता है आपके एक्सोन्स। ये सब क्या कहलाते हैं, एक्सोन्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट जो होता है आपका, ये वाला पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करते हैं, ठीक है। और डेंड्राइट क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। जैसे यहां से क्या होगा, इंफॉर्मेशन पास होगी यानी कि सेंड की जाएगी, और यहाँ पे फिर दूसरा आपका क्या हो जाएंगे, दूसरे डेंड्राइट्स आएंगे, मिलेंगे इनसे साथ में, ठीक है, और ये कनेक्ट होंगे, और इसके साथ में क्या होगा, फिर इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचती जाएगी, और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन का काम भेजने का काम या आगे बढ़ने का काम चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सोन टर्मिनल। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी कि एक्सोन टर्मिनल का काम क्या होता है, फॉर्म्स जंक्शन विथ अदर सेल्स, ठीक है, दूसरे जो न्यूरॉन्स है या दूसरे सेल्स है उनके साथ में एक तो जंक्शन यानी कि एक जोड़ पैदा करना, और साथ में इंफॉर्मेशन को आगे भेजना, ठीक है। तो होपफुली गाइज आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैंने आप लोगों को क्या समझाया क्या नहीं समझाया। चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा ग्लायल सेल्स के बारे में बात करेंगे और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ग्लायल सेल्स क्या होती है, ठीक है। तो ग्लायल सेल्स और कुछ नहीं होती गाइस, इतना याद रखिएगा कि जो ग्लायल सेल्स होती है आपकी बेसिकली ये सपोर्ट सिस्टम होती है। किसका सपोर्ट सिस्टम है गाइस, ये सपोर्ट सिस्टम होती है किसके लिए, न्यूरॉन का। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनका सपोर्ट सिस्टम, उनको सपोर्ट करने का काम करती है कौन, ग्लायल सेल्स, ठीक है। ग्लायल सेल्स सीएनएस में अलग होती है और पीएनएस में अलग होती है, ठीक है। अच्छा, ग्लायल सेल्स में अगर बात करेंगे न्यूरॉन्स को, तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें पुरानी बुक्स में लिखा हुआ है कि 90% तो ग्लायल सेल्स होती है, ठीक है, और 10% हमारे कौन होते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है। 10% कौन होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, क्लियर। लेकिन 90% ग्लायल सेल्स और 10% न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन जो अभी न्यू बुक्स अब देखने में आ रही है, उन न्यू बुक्स में आप लोगों को याद रखना है कि आपकी जो ग्लायल सेल्स है वो 50% है, उसी तरह से आपके न्यूरॉन्स भी कितने हैं, 50%। यानी कि जो नई बुक्स आ रही है उनमें 50% ग्लायल सेल्स के बारे में बताया हुआ है,
ठीक है, और 50% आपकी न्यूरॉन्स के बारे में बताया हुआ। तो कुछ इस तरीके से 50-50% का काम करवाया गया है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए अब आगे की साइड जब आप बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है कि ग्लायल सेल्स कहाँ कहाँ पे होती है और कितने टाइप्स की होती है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे, देखो गाइस, सबसे पहले अगर बात करेंगे हम ग्लायल सेल्स की, तो हाँ मैंने आपको बताया कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला है आपका सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीटेड होते हैं। 2022 मार्च के एग्जाम में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप लोगों को जितना समझना है मैं उतना बता देती हूँ कि जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, वहां पे जो न्यूरॉन होते हैं उनके लिए माइलिन शीट बनाने का काम कौन करती है आपकी, उनके लिए माइलिन शीट बनाने का काम करती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, या सॉरी, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन बनाती है माइलिन शीट, श्वान सेल्स बनाती है। वेयर एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी माइलिन शीट कौन बनाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, याद रखिएगा, सी को ओ से कनेक्ट कर देना, सीओ। ठीक है, सीओ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन शीट बनाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो एक प्रकार की ग्लायल सेल्स है जो क्या करती है, माइलिन शीट बनाती है। कहां पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होगा आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका माइलिन शीट बनाने का काम जो है वो श्वान सेल्स करती है। कौन करती है, श्वान सेल्स करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और अगर आपको बोले तो आप लोग क्या क्या ध्यान रखोगे वो सुन लीजिए। देखो, आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट मैंने बता दिया जो क्या करती है, सीएनएस में माइलिन शीट बनाने का काम करती है, और श्वान सेल बताया जो कि पीएनएस में क्या करती है, आपके माइलिन शीट बनाने का काम करती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक माइक्रोग्लिया को याद रख लेना। माइक्रोग्लिया क्या करती है, डेड सेल जो होती है आपके शरीर की, आपकी बॉडी की जो डेड सेल्स होती है उनको रिमूव करने का काम करती है ना, स्कैवेंजर्स की तरह काम करती है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, कभी आपसे पूछ ले। ठीक है, क्या करती है ये, आपकी बॉडी से डेड सेल को निकालने का काम करती है। क्लियर, बात समझ आ गई। क्लियर, ये देखें। और इसके अलावा अगर आप याद रखोगे, एस्ट्रोसाइट्स याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया, ये तीनों ही आपके कहाँ पे होती है, सीएनएस में होती है। सैटेलाइट वाली करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, श्वान सेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा एस्ट्रोसाइट्स क्या करती है वो सुन लीजिएगा। ये आपका मेंटेन ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ठीक है, कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर अराउंड साइनेप्स, यानी कि जो साइनेप्स है उनके अराउंड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होंगे आपके, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, है ना, एसईएच, ये सब चीजें क्या है आपकी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उनको क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। कौन, एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। क्लियर, चलिए होपफुली समझ आ गया होगा। 1 2 3 माइक्रोग्लिया और श्वान सेल्स, इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, और ज्यादा डीप में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। चलिए बढ़ते हैं आगे की साइड में। ग्लायल सेल्स होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा न्यूरॉन्स के टाइप्स और देखेंगे हम लोग। चलिए अगर हम न्यूरॉन्स के टाइप्स देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। और स्ट्रक्चर के आधार पे भी हम न्यूरॉन के टाइप्स देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि न्यूरॉन्स के मेन टाइप्स कितने होते हैं। देखो, जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है आपका सेंसरी न्यूरॉन्स, एक है आपका इंटर न्यूरॉन्स, और एक है आपका मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, बात समझ आ रही है। सबसे पहली बात अगर हम बात करेंगे कौन से न्यूरॉन्स की, सेंसरी न्यूरॉन्स की, तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके आफ्रेंट न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अब आफ्रेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं वो सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आफ्रेंट न्यूरॉन्स जो है वो न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन को लेकर के, सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाते हैं।
सेंसेस से इंफॉर्मेशन को लेकर के कहाँ पहुंचाते हैं, ब्रेन तक जो पहुंचाते हैं वो न्यूरॉन्स जो है वो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं और इन्हीं को आप अफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, मेनली जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो आप लोगों के कहाँ पाए जाते हैं, टच में। कहाँ पाए जाते हैं, जो टच टेक्टाइल्स है आपके टच वाली सेंसेस जो है वहां पे सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। अदर सेंसेस में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन मेनली टच वाले में आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स हुए, ये एक प्रकार के अफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लाने का काम करते हैं, कहाँ से, सेंसेस से, और कहाँ पे भेजने का काम करते हैं, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग इंटर न्यूरॉन्स की अभी बात करते हैं, पहले मोटर न्यूरॉन्स करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है आपका, इनको इफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। कौन से न्यूरॉन्स कहते हैं गाइस, इफेरेंट न्यूरॉन्स कहा जाता है। कौन से न्यूरॉन्स कहा जाता है, इफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। व्हाट आर द इफेरेंट न्यूरॉन्स, इफेरेंट न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स जो क्या करते हैं, which can carry information from brain to other parts of the body। यानी कि आपके इफरेंट न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स जो आपके वो न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाते हैं, आपकी सेंसेस से या बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, अफरेंट क्या कर रहे थे, सेंसेस से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा रहे थे, और इफरेंट क्या कर रहे हैं, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचा रहे, बॉडी के अलग अलग पार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं। वेरी गुड, मुझे पता है आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे की साइड में। तो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, अफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, और आपके जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाते हैं, आपके बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। इनको बोलते भी मोटर न्यूरॉन्स है, जो मोटर एक्टिविटी में को प्ले करने का काम करते हैं। ठीक है, अब अफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम कौन करते हैं, आपके इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये देखिए जो आपके इंटर न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली ये इन दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ने का या इनके बीच में एक कनेक्शन बनाने का काम करते हैं। कौन, इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अच्छा इंटर न्यूरॉन्स जो है बेसिकली इनमें या तो सिर्फ डेंड्राइट होता है या फिर सिर्फ एक्सॉन होता है। ठीक है, क्योंकि बीच में कहीं पे होते हैं, किसके बीच में, सेंसरी न्यूरॉन्स और आपके मोटर न्यूरॉन्स के बीच का पार्ट होते हैं। और मेनली कब एक्टिवेट होते हैं, जब आपकी बॉडी में रिफ्लेक्ट एक्शन करती है आपकी बॉडी। रिफ्लेक्ट एक्शन क्या होते हैं गाइस, ठीक है, रिफ्लेक्ट एक्शन आपके वो एक्शन होते हैं जो आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हैं जहां पर आप लोगों को तुरंत प्रक्रिया करनी होती है, तुरंत एक्शन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने ले सपोज आपने चाय बनाई और चाय बनाते हुए आप भूल गए कि वो जो पतीला जिसमें आपने चाय बनाई है वो वेसल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है और आपको ध्यान नहीं रहा और आपने जस्ट उसको क्या कर लिया, उठा लिया। तो जैसे ही आप उस गर्म पतीले को उठाओगे तो एकदम तुरंत आपकी बॉडी क्या कर देगी, उसको छोड़ देगी। तो एकदम जो ये प्रक्रिया हुई ना, ये वाली प्रक्रिया या जो प्रोसेस हुई ये रिफ्लेक्ट प्रोसेस होती है। ठीक है, इस रिफ्लेक्ट को करने के लिए आप लोगों का कौन से न्यूरॉन्स वर्क करेंगे, आपके 3 तरह के न्यूरॉन्स वर्क करेंगे, सेंसरी, रिफ्लेक्ट यानी कि इंटर न्यूरॉन्स, और इसके अलावा आप लोगों का मोटर न्यूरॉन्स वर्क करेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब 3 चीजें मिलकर के आपके रिफ्लेक्ट आर्क बनाती है। कौन कौन सी, अगर हम एक सेंसरी न्यूरॉन, एक इंटर न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन, इनका एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिफ्लेक्ट आर्क। क्या बोलते हैं गाइस, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट आर्क। ठीक है, क्या बनता है, ये रिफ्लेक्ट आर्क बनता है, और ये जो एक्शन होता है इनके थ्रू वो एक्शन रिफ्लेक्शन कहलाता है। और रिफ्लेक्शन में जैसे आपकी आई का क्या होना, आई का ब्लिंक होना है ना, आई ब्लिंक करती है वो वाली चीज। ठीक है, एकदम डर जाना किसी चीज को, तेज शोर को सुन करके। ठीक है, तो ये सारे आपके रिफ्लेक्शन वाले वर्क होते हैं, और ये किसके द्वारा होते हैं, आपकी इंटर न्यूरॉन्स इसमें रोल प्ले करता है। ठीक है, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना, सेंसरी जो न्यूरॉन है वो आपके एक तरह से अफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आपका इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन बाकी बॉडी तक पहुंचाते हैं, और इंटर न्यूरॉन्स इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, और मेनली रिफ्लेक्शन वाले जो एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के उसमें सहयोग या कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, चलिए गुड। अब आगे की साइड जब हम बात करेंगे,
स्ट्रक्चर के बेसिस पे न्यूरॉन्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे देखिएगा आपको 4 प्रकार के न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है इसको एक एक करके समझ लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यूनिपोलर, एक होता है आपका सूडोपोलर, एक होता है आपका बाइपोलर और एक होता है मल्टीपोलर। यानी कि इनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे इनको इस तरह से अलग अलग टर्मिनोलॉजीज में बांटा गया है, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें यूनिपोलर की, यूनिपोलर यानी कि ऐसा न्यूरॉन जिसमें सिर्फ एक ही प्रोसेस होना पॉसिबल है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये इसकी सेल बॉडी है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ही तरफ ये क्या कर रहा है, एक ही तरफ अपनी इंफॉर्मेशन को भेजने में कैपेबल है। आप लोगों को यहाँ पे डेंड्राइट्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, सिर्फ एक्सोन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये देखिए ये एक्सोन और ये इसके क्या हो गए, आपके कहीं ना कहीं एक्सोनल टर्मिनल हो गए, ठीक है, बात समझ आई। तो ओनली वन प्रोसेस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, यहाँ से आप लोगों की एक ही प्रकार की प्रोसेस या एक ही इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और ये मेनली किस टाइप के होते हैं नेचर में, ऑफरेंट होते हैं। ऑफरेंट इन नेचर होने का मतलब है ये माइंड से इंफॉर्मेशन को कहाँ भेजते हैं, आपकी बॉडी के अदर पार्ट तक, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ओनली वन प्रोसेस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, यहाँ पे एक ही प्रोसेस को सेल बॉडी से आगे बढ़ाया जा सकता है, इतना जान लेना बहुत है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे स्यूडोपोलर। अब स्यूडोपोलर कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? स्यूडोपोलर न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन होते हैं जो लगता है कि वो यूनिपोलर है, दिखने में वो यूनिपोलर होते हैं, लेकिन वो काम किसका करते हैं, बाइपोलर का करते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन की तरह वो काम करते हैं, ठीक है। अब मैं स्यूडो न्यूरॉन पढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों को बाइपोलर देख लेना है, ठीक है। बाइपोलर न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो एक साथ 2 इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से एक्सटेंड कर सकते हैं। कितनी इंफॉर्मेशन को? 2 इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं या कर सकते हैं। ये देखो 2 distinct process, 1 axon and 1 dendrite arising directly from the cell body, ठीक है। एक इस तरफ से, एक किधर की साइड पे, एक एक्सोन की तरफ और एक डेंड्राइट की तरफ, ठीक है। तो जिस तरह से ये 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेस को संपन्न कर सकता है या उसको पूरी करवा सकता है बाइपोलर, उसी तरह से जो आपका स्यूडोपोलर न्यूरॉन है वो भी आपकी 2 प्रोसेस को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ये दिखता कैसा है, जैसे कि एक यूनिपोलर हो, दिखने में कैसा होगा, यूनिपोलर होगा, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक ही सेल बॉडी है ना, और एक ही सेल बॉडी, इसलिए हमको दिख कैसा रहा है कि ये यूनिपोलर है। बट असली में ये यूनिपोलर की तरह वर्क नहीं करता है, ये बाइपोलर की तरह वर्क करता है, ठीक है। आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स बट अपीयर्स लाइक बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई, मैं इसको सुधारती हूँ। बेसिकली ये दिखता ऐसे है यूनिपोलर की तरह। यूनिपोलर न्यूरॉन, बेसिकली ये एक यूनिपोलर न्यूरॉन होता है, लेकिन ये दिखता कैसे है, बाइपोलर की तरह। आर यूनिपोलर न्यूरॉन्स बट अपीयर्स लाइक बाइपोलर न्यूरॉन्स, यानी कि ये काम किस तरह से करता है, यूनिपोलर की तरह काम करेगा, लेकिन दिखने में बाइपोलर की तरह है। देखिए बाइपोलर की तरह दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन चूंकि इसमें क्या हो रहा है, एक ही सेल बॉडी से एक ही इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सटेंड की जाती है, इसलिए ये क्या होगा, आपका यूनिपोलर होगा, ठीक है। तो इसको स्यूडोपोलर कहते हैं, दिखता बाइपोलर है लेकिन होता यूनिपोलर है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। बाइपोलर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और बात करते हैं मल्टीपोलर की। मल्टीपोलर जहां पे आप एक साथ कई इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करवा सकते हो अलग अलग न्यूरॉन से जुड़ करके, ठीक है। जैसे मोस्ट कॉमन विथ मल्टीपल एक्सटेंशन फ्रॉम सोमा और मोटर न्यूरॉन्स, मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सीएनएस एंड पीएनएस, और ज्यादातर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं वो मल्टीपोलर इन नेचर होते हैं। मल्टीपोलर नेचर होने का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे आपको डेंड्राइट्स मिलेंगे, ठीक है, और बहुत सारे एक्सोन भी मिलेंगे, ठीक है।
सॉरी बहुत सारे आपके एक्सोन टर्मिनल भी होंगे जो मल्टीपल इंफॉर्मेशन को एक साथ कहीं और जगह पे भेजने का लाने का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को आज की क्लास समझ आई होगी। ठीक है, अब इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल, और आगे इसी तरह से इस पूरी यूनिट को मैं कवर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जो कुछ पढ़ाया गया है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए, रिवाइज करते रहिए।